कि लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग टू given unequal circle externally will be hyperbola if will be a hyperbola if फर्स्ट ऑप्शन है the circles are orthogonal, the circles are orthogonal, ठीक है। बी ऑप्शन है the circles are touching, सी ऑप्शन है the circles are non intersecting, the circles are non intersecting, डी है all of these। क्या ऑप्शन होगा जी? हेलो, क्या ऑप्शन होगा? क्वेश्चन बोल रहा है the locus of the center of the circle touching two given unequal circle externally will be a hyperbola if the circles are orthogonal, the circles are touching, the circles are non intersecting। तो इस केस में क्या होगा? तीनों केसेज हैं, क्या द सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल होगा तभी वो हाइपरबोला, या द सर्कल्स आर टच करेंगे तभी होगा, या द सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्ट करेंगे तब होगा। ऑल ऑफ दी। कौन सा ऑप्शन होगा जी? पदम, हेलो। सर अगर मान लो सर्कल एक पॉइंट पे टच करेंगे तो सी सेम नहीं हो जाएगा, बी और सी? हाँ, तो वही बात हुई। ओवरऑल क्या है? ऑल ऑफ दीज है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, समझा दीजिए कैसे होगा। हाँ जी। विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरली लेट द सर्कल सेंटर्ड एट C1 बी रेडियस R1 विदाउट C2 एंड सर्कल टचिंग द। देखिए हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन एक रफ आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल को हमने C1 माना, ठीक है, और उसका रेडियस को हमने R1 माना, ठीक है। लेट द सर्कल सेंटर्ड एट C1 एंड रेडियस R1, ठीक है। एंड ठीक है, दूसरे को C2 माना, रेडियस R2 माना, और फिर सर्कल टचिंग बोथ C1 एंड C2, सर्कल टचिंग both C1 and C2 is C3 and radius is R3, ठीक है। तो हमारे पास पहले से दो सर्कल हैं ऐसे, ये, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास C1 है, ये हमारा C2 है, इसका रेडियस हमारा R1 है, और एक सर्कल है जो टच कर रहा है, ठीक है, जो दोनों को टच कर रहा है।
तो यहाँ देखिए इसको हमने C3 माना और ये ऐसे हमने ज्वाइन किया, तो इसका रेडियस R2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका R3 है, ठीक है। तो एक केस ऐसा हो जाएगा, ठीक है, नॉन दोनों सर्कल जब एक दूसरे को टच करने। दूसरा है एक केस ऐसा हमने बनाया कि जब दोनों अनइक्वल सर्कल हैं लेकिन दोनों आपस में टच करें और तीसरा सर्कल ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं, सबका एक एक करके एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ये हमारा R2 हो गया, ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, ये C3 हो गया, ठीक है। ये C1 C2 हो गया। और नेक्स्ट में है जब ये बोला नॉन इंटरसेक्टिंग, तो नॉन इंटरसेक्टिंग का भी केस हो गया, ये भी देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग वाला। एक सर्कल ऐसा हो गया, ठीक है, दूसरा सर्कल जो हो गया ऐसा हो गया, और तीसरा जो टच कर रहा है उसको हमने ऐसे बना लिया। ठीक है जी, कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पे हमारा C1 है, ये हमारा C2 है, इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3, ठीक है। अब इसके अनुसार हमारे पास 3 सर्कल है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग टू गिवन अनइक्वल सर्कल एक्सटर्नली। तो 2 सर्कल्स हमारे पास गिवन है जिनके रेडियस अनइक्वल है, उनको टच कर रहा है, उसका लोकेशन बताना है, ठीक है। यानी ये थर्ड वाले सर्कल, ये C3 का लोकस बताना है, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन, द सर्कल आर ऑर्थोगोनल, सर्कल आर ऑर्थोगोनल होंगे, तो ये सर्कल आर ऑर्थोगोनल का केस ये हो जाएगा बीच से, ये देखिए R1 प्लस R2 परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा केस हमारा क्या है कि सर्कल आर टचिंग, तो यहाँ पे इस केस में सर्कल क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, यानी तीनों सर्कल टच करें, एक में ऑर्थोगोनल हो गया, यानी ये बीचों बीच जाएगा, ये इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट में बोल रहा है कि सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं करने चाहिए, एक केस हमने ले लिया ये, ठीक है। यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बात ओवर वही हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो पहले केस में देखिए कि यहाँ पे हमारे केसेज क्या गिवन है, यहाँ पे बोला जाए कि R1 नॉट इक्वल टू R2 है, बोला जा रहा है कि अनइक्वल है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए C1 C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। C1 C3 की बात करें यहाँ पे, ये देखो, तो C1 C3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 C3 क्या हो जाएगा, R1 प्लस R3 हो जाएगा, ठीक है। एंड C2 C3 की बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, कोई दिक्कत है, C2 C3 R2 प्लस R3 हो जाएगा, कोई दिक्कत जी। इसलिए लोकस C3 सच दैट, यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, तो लोकस हम करेंगे यानी C1 माइनस C3 और C2 माइनस C3 करेंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2 हो जाएगा, ये देखो, तो इसके आधार पे R1 माइनस R2 हो जाएगा, ये देखो R1 माइनस R2 अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा, देखो कांस्टेंट हो जाएगा, तो अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू जो है बिलोंग्स टू 0 टू C1 C2 के बीच लाई करेगी, तो क्या होगा, अगर R1 क्या होगा, R2 से ग्रेटर हो जाएगा। अब देखो हाइपरबोला कब होगा, यही केस बनेगा ना हर बात में, देखो यही ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट वाला केस बन रहा है, देखो तो डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट यानी डिफरेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। अब देखो ये जो कांस्टेंट आएगा
ये C1 0 और C1 C2 के बीच लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए अगर R1 इज ग्रेटर देन R2 है, ठीक है, R1 एंड R2 ग्रेटर है तो भी हमें कांस्टेंट होगा R1 इज R2 इस केस में। दूसरा केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दूसरा केस अगर ये लेते हैं कि C2 माइनस C2 C3 माइनस C1 C3 करते तो यहाँ पे क्या होगा R2 माइनस R1। तो इस केस में भी हमारा ये कांस्टेंट मिलेगा और यहाँ पे मीनिंग क्या है कि R2 जो है R1 से ग्रेटर है तो भी ये किसके लाई करेगा, ये वैल्यू किसकी 0 से लेके C1 C2 के बीच लाई करेगा, क्योंकि 0 और C1 C2 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो यानी हर हालत में दिस लोकस विल बी अ हाइपरबोला इन ऑल कंडीशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये हाइपरबोला हो रहा है ना, तो दिस लोकस विल बी हाइपरबोला in all given condition when two given circles are disjoint, intersecting or touching. Also they may not be orthogonal when intersecting. Also they may or may not be orthogonal when intersecting. बात समझ में आएगी। तो इस केस में क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो सकता है। ठीक है, यानी ये अगर इनके बीच का ये क्या होना चाहिए 90 डिग्री, यानी जहां से ये डिस्टेंस ऐसा सर्कल जिससे 90 डिग्री का एंगल बनता हो वो क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। तो ये देखो यहाँ पे जो ये हमारा एक फिक्स पॉइंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R1 माइनस R2 के बराबर होगा। यहाँ पे क्या हो रहा, R2 माइनस R1 के बराबर होगा। यहाँ पे इससे छोटा है, यानी ये वैल्यू किसके बीच लाई कर रही है, एक कांस्टेंट के बीच, और कांस्टेंट की वैल्यू C1 C2 के बीच अगर लाई करेगी तो डेफिनेटली वो क्या होगा, सर्कल हाइपरबोला होगा। कोई दिक्कत जी। अब देखिए इसी में एक और केस है, यहाँ पे देखिए नोट करके लिख लीजिए, नोट when R1 is equal to R2, when R1 is equal to R2, then locus of C3 will be along the right bisector। क्या हो जाएगा, right bisector of line segment C1 and C2। ठीक है, ये बात समझ में आई कि अगर जब हम ये क्या होगा R1 R2 के बराबर हो जाएगा, R1 R2 के बराबर हो जाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये देखिए R1 R2 के बराबर होगा तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0। जब ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो लाइन बाइसेक्टर हो जाएगा, वो एक क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये C3 जो होगा बीचों बीच डिवाइड करेगी, ये नहीं लाइन बाइसेक्टर हो जाएगा। C3 का लोकस हाइपरबोला नहीं होगा, एक लाइन बाइसेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई जी, हेलो, बात समझ में आई, इसमें किसी को दिक्कत है, हेलो पदम, हेलो, हाँ जी ऋषभ, हाँ जी सर समझ आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 9th नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बाद में मैं कराऊंगा, एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट से हम लोग शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाला कंसेप्ट हम लोग जब पढ़ लेंगे तब ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो अभी हम 10th नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कि द
the curves x square upon a square plus y square upon b square is equal to 4 and x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 are given to be confocal if the eccentricity of given curves b E1 and E2 respectively, then the value of E1 square plus E2 square is equal to first option है 4, B option है 2, थर्ड ऑप्शन है 3, डी है नॉन ऑफ दीज। ट्राई करेंगे जी, हेलो ट्राई करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 are given to be confocal if the eccentricities of given curves be E1 and E2 respectively, then the value of E1 square plus E2 square is equal to, किसके इक्वल होगा जी बताएंगे कैसे करेंगे। आप देखिए E1 कर्व हम देखते हैं, E1 कर्व से हम इसेंट्रिसिटी कैसे निकलता है। हमारा कर्व क्या गिवन है देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो ये इलिप्स का इक्वेशन है, हम ऐसे लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर ये देखिए 1 माइनस 4b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। यानी ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? ठीक है, कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आंसर बी है, आंसर बी है 2 है। ठीक है, तो E इक्वल टू ये देखिए अगर हम यहाँ पे ए E इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ से ए इधर चला जाएगा। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट कर्व दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारा कर्व क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से हमारा E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा E2 की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी ए E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि कर्व्स आर कॉनफोकल। कॉनफोकल का मतलब क्या होता है, ये देखिए कर्व्स आर कॉनफोकल, कॉनफोकल होगा तो यहाँ पे 2AE 2AE1 इक्वल टू क्या होगा AE2 के बराबर होगा, 2AE1 इक्वल टू AE1। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये देखिए E1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए E1 की वैल्यू रूट ओवर ये है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और E2 की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ये स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड,
स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4a² माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4a² माइनस 4b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। ठीक है, 3a² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5b² हो जाएगा। तो इससे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, e² यानी अगर हम 3/5 करें तो ये b² अपॉन a² की वैल्यू हो जाएगी 3/5। तो इससे हम e1 और e2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये देखिए e1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 माइनस b² अपॉन a²। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/5 यानी क्या हो जाएगा 2/5। ठीक है, और e2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस b² अपॉन a² यानी क्या वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 3/5 यानी 8/√5। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, e1² प्लस e2² की। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 8/5 इक्वल टू, यानी बी ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत जी इसमें, हाँ जी इसमें किसी को दिक्कत, तो सेम फोकस है वो कैसे पता लगा? क्या, नहीं सर ठीक है ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेज of the distances of a moving point P from the lines x plus y minus 3 is equal to 0 and x minus y plus 6 is equal to 0 is equal to 12। ठीक है, इक्वल टू 12। P will lie on a hyperbola whose eccentricity is equal to किसके इक्वल होगा जी, ट्राई करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है √2, सेकेंड ऑप्शन है 2√2, थर्ड ऑप्शन है √3, फोर्थ ऑप्शन है 2√5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेज फ्रॉम ए मूविंग पॉइंट P फ्रॉम द लाइंस x plus y minus 3 is equal to 0 and x minus y plus 6 is equal to 0 is equal to 12। ठीक है, इन दोनों का, इस लाइन और इस लाइन के प्रोडक्ट डिस्टेंस P से का प्रोडक्ट जो है वो 12 के बराबर है और P एक हाइपरबोला पे लाई करेगा तो P का उस हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होगा। अब देखिए यहाँ से ये जो लाइन गिवन है ये क्या है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है ना जी, x plus y minus 3 is equal to 0 and x minus y plus 6 is equal to 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिस्टेंस, यहाँ का P से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये मान लीजिए P पॉइंट हमारा x, y है, तो इस लाइन का ये जो ये है लाइन x plus y minus 3 is equal to 0, ये डिस्टेंस P1 है। और इसी से एक लाइन हमारी ये है x minus y plus 6 is equal to 0, ये डिस्टेंस P2 है। तो ये क्या बोल रहा है, P1 into P2 इक्वल टू क्या है 12। यही गिवन है ना जी, देखिए ध्यान से, यही गिवन है, हेलो यही गिवन है ना जी, बात समझ में आ रही है, हेलो, हाँ जी सर। हाँ, तो P1 की वैल्यू क्या होगी, P1 क्या हो जाएगी कि x plus y minus 3 का मोड अपॉन √2/2 और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x
प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 6 अपॉन रूट ओवर 2। ठीक है, अब पी इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें। नेक्स्ट में देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस 3 अपॉन रूट 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई प्लस 6 अपॉन रूट 2 इक्वल टू 12। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? एक्स माइनस वाई, ये देखिए। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो, रूट टू हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई माइनस 3 एंड एक्स माइनस वाई प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल टू 12। इधर चला जाएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए एक्स प्लस वाई माइनस 3 एंड एक्स माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 24। इसको ब्रेक कर दें। ठीक है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है। यहाँ से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें फिर तो देखो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या बनेगा 6x प्लस 6y, और ये माइनस 3 से करेंगे तो माइनस 3x प्लस 3y और 3 6 18 इक्वल टू 24। ऐसा बन गया जी। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 6x, तो 6x के जगह पे क्या हो जाएगा, ये देखिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे किया, माइनस 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया और माइनस 3 से, राइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर 6 और ये क्या हो जाएगा प्लस 3x, 6 प्लस 3 ये 9y और 18 24 इधर लेके चले जाएं तो क्या हो जाएगा 8 4 12 और 1 2 3 1 4, ऐसा बन गया जी। अब इसे हमें थोड़ा इस फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी हाइपरबोला है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तब तो हमें दिखाई पड़ेगा कि इसका सेंटर क्या होगा, फोकी क्या होगा। बात आ रही समझ में? अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 3x है, तो हमने इसको ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 3/2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9y, ऐसा बन गया, और माइनस 42 ऐसे रहने दीजिए। इसे हमें एडजस्ट कर रहे हैं, तो देखो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ये बन गया। ठीक है, ये इसको ऐसे रखिए, लास्ट में एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए वाई स्क्वायर है माइनस 9y है, तो वाई स्क्वायर करेंगे तो माइनस 2 इंटू 9/2 इंटू वाई, तो यहाँ पे भी 9 स्क्वायर को का 9/2 का होल स्क्वायर ऐड किया, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 42 इक्वल टू 0। बात समझ में आई जी? हेलो, ऐसा हम एडजस्ट करें। देखो क्या हो जा रहा है, एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, y माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 81/4, ये क्या हो जाएगा 9/4 माइनस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 81 माइनस 9, 4 दूना 8, 4 3 12। ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये प्लस है, प्लस 81 है, माइनस माइनस। ठीक है, ये अब इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद जो क्या बनेगा ये देखिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए माइनस 128 माइनस 9 क्या होगा 9 8 17 2 1 3 1, और इसमें से 81 चला जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, ये 56। ठीक है, 56 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 56 अपॉन 4 इक्वल टू दिस, यानी एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 9/2 का होल स्क्वायर
इक्वल टू, सर हाँ जी सर वो ऊपर जो आपने +9/2 का होल स्क्वायर किया है उसके साथ माइनस नहीं आएगा, मतलब उसके बाद वाला प्लस ठीक और है। माइनस यहाँ दोनों होंगे ना? ये देखो, यहाँ पे हमने प्लस किया और इसके हाँ साथ जी हमने माइनस किया, तो ये जो माइनस किया इस माइनस से प्लस हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, ठीक है उसको सर। हमने, ठीक है, तो ये बन गया। अब इसी से हम इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, यानी क्या बन गया, x + 3/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 9/2 का होल स्क्वायर अपॉन 14 बन गया। ये देखिए x + 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन 14 माइनस वाई माइनस 9/2 का होल स्क्वायर अपॉन 14 इक्वल टू 1, ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो सेंटर हमारा पता चल गया। सेंटर क्या हो गया, देखिए सेंटर इक्वल टू क्या हो गया, -3/2 एंड 9/2। कोई दिक्कत है सेंटर में? अब ये कैसा हाइपरबोला बना कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, क्योंकि हेयर, ये देखिए हेयर a² = b², यानी a = b, हेयर a = b है। देखिए तो हेयर a = b है, so it is rectangular hyperbola। बात समझ में आएगी? ये कैसा हाइपरबोला हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है? हाँ जी पदम बताओ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसेंट्रिसिटी, √2 सर। यस √2। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे। बात समझ में आई? हेलो, बात से देखो, ये क्वेश्चन देखने में तो ऑब्जेक्टिव लग रहा है, लेकिन हमें ऐसे करने पड़ेंगे। बिना किए हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो, बिना सॉल्व किए हम तो फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ना। ये क्वेश्चन तो आसान था कि बोल रहा है कि प्रोडक्ट तो हमें मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 12 के बराबर करना ही पड़ेगा, तो हमें यहाँ से ये वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर a और स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू अगर हमें नहीं पता चलेगी, तो इक्वल नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि ये वैल्यू है? तो हमें पता चल गया 14 है। ठीक है,